Welcome to our channel MBBS on Tips. Today we will start a pharmacology of autonomic nervous system. So, autonomic nervous system. Autonomic means automatic. Automatic nervous system. Another name means अपनी बॉडी की कोई भी कंडीशन को ऑटोमेटिक रिजॉल्व करता है, ऐसा नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में फर्दर डिवाइडेड हुआ है सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक के. और डिफरेंस होता क्या है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक में? डिफरेंस क्या है? सिंपैथेटिक वो फाइबर्स होते हैं जो थोरैकोलम्बर से इनिशिएट होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक वो फाइबर्स होते हैं जो क्रेनियोसैक्रल से इनिशिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल बनाया कैसे गया है? सपोज ये अपना ब्रेन है, ये हम इमेजिन करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो ये क्रेनियल रीजन हो गया, ये सैक्रल रीजन हो गया, ये बीच में मान लेते हैं अपन थोड़ा ये लंबर रीजन है. तो जो फाइबर्स यहाँ से इनिशिएट होकर निकल जाते हैं, they are called sympathetic and they both are parasympathetic. These two. So मेन डिफरेंस क्या होता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में? पहला डिफरेंस तो हो गया ये थोरैकोलम्बर, दूसरा क्रेनियोसैक्रल. सेकेंड चीज़ जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में पहली चीज़ ये है कि ये दोनों गैंग्लिया बनाते हैं. द जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड गैंग्लिया ऑलवेज. सो गैंग्लिया दोनों बनाते हैं. तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, और सिंपैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे होते हैं. सो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दो कंडीशन पर डिपेंड किया है. सेकेंड चीज़, इस जो गैंग्लिया होते हैं दे कंटेन न्यूरो रिसेप्टर्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स विच इज जनरली आर ACH एसिटाइलकोलिन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर ACH है इसमें, और ये जाएंगे डिलीवर कहाँ करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे ऑर्गन्स पे. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ये आता है कि जो इसके फाइबर्स होते हैं पोस्ट वाले के, ये भी अगर ACH एसिटाइलकोलिन ही सिक्रेट कर देते हैं देन दे आर कोलिनर्जिक फाइबर्स, और ये नॉन एड्रेनलिन करेंगे तो नॉन कोलिनर्जिक फाइबर्स हो जाते हैं, एंटीकोलिक फाइबर्स बोलते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. ACH अगर ऑर्गन तक डिलीवर कर रहे हैं देन दे आर कॉल्ड कोलिनर्जिक फाइबर, अगर नहीं डिलीवर कर रहे हैं देन दे आर नोन एज सिंपली. और सिंपैथेटिक सिस्टम में एक एक्सेप्शन आता है, स्वेट ग्लैंड्स में ACH ही सिक्रेट होता है, नॉन एड्रेनलिन नहीं सिक्रेट होता है, देन ऑल्सो दे आर नोन एज कॉलिजेनिक फाइबर्स. अब बेसिक बात करते हैं डिफरेंस की. क्या डिफरेंस होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में? सिंपैथेटिक मीन्स सिंपैथी, जनरली वी कैन से सिंपैथी. सिंपैथी हमेशा दिल की गेन करता है ये. तो सिंपैथेटिक जो होता है हार्ट रेट बढ़ाता है, कंडक्शन बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाता है, वाइल पैरासिम्पैथेटिक रेट और कंडक्शन को डिक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जनरली एब्सेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वेंट्रिकल्स में. सेकेंड आता है कि अगर पैरासिम्पैथेटिक सिर्फ ये हार्ट के रिस्पेक्ट में बात की गई, अदर ऑर्गन्स में अपोजिट काम करते हैं. पैरासिम्पैथेटिक हर चीज़ इंक्रीज करेगा, सिंपैथेटिक हर चीज़ डिक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंकस में कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, इसमें डायलेशन कराएगा. GIT में डायरिया करा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन करा रहा है. ब्लैडर में यूरिन आउटफ्लो करा रहा है, इसमें ग्लैंड सिक्रेशन करा रहा है, इसमें यूरिन आउटफ्लो कम कर रहा है, ग्लैंड सिक्रेशन में कम कर रहा है. प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, प्यूपिल डायलेट करेगा. इसमें सेक्शुअल जोन में क्या पार्टिसिपेशन इसका रहता है? जो पैरा में आ रहा इरेक्शन में आ रहा, तो पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन कराता है, सिंपैथेटिक इजैकुलेशन कराता है. अब आता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्या क्या होती हैं. पहली होती है क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स में अपन बोला क्रेनियल सैक्रल होता है, क्रेनियल में 3, 7, 9, 10, इसमें S2, S3 एंड S4. अब बात करेंगे कि फिजियोलॉजी कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है. तो सपोज दिस इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड दिस इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, दिस इज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक. तो हियर इज वेसिकल्स आर प्रेजेंट, ACH वेसिकल्स, हियर रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से ACH बस्ट आउट होता है, इम्पल्स मिली, ACH बाहर आया, ये जाकर रिसेप्टर्स पे अटैच होगा. ठीक है, ये फिजियोलॉजी हो जाती है. फिजियोलॉजी अब ACH आता कहाँ तक? यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट होता है,
कोलिन अंदर आएगा, कोलिन ACH बनाएगा, ACH वेसाइकल्स में जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब देखते हैं फार्माकोलॉजी कैसे इंटरफेयर करती है इन चीज़ों पे। सिंपली कोलिन आया, कोलिन बना, कोलिन बन रहा है इसलिए रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, एसिटाइल ACH बना, ACH वेसाइकल्स में, वेसाइकल से रिसेप्टर्स में अटैच होता है। सबसे पहले ड्रग आती है हेमिकोलिनियम, हेमी मतलब हाफ कोलिन, यहाँ कोलिन है यहाँ कोलिन, लेकिन हाफ कोलिन बस बच रहा है, हेमिकोलिन देंगे तो कोलिन एंटर नहीं कर पाएगा, हाफ कोलिन, हेमी मतलब हाफ, कोलिन मतलब कोलिन अंदर आया, इनियम मतलब एंटर किया। फिर आता है वेसामिकॉल, वैसा मीन्स नाम इंडिकेट कर रहा है वेसाइकल में कोलिन नहीं एंटर करने देगा, वेसामिकॉल वेसाइकल में कोलिन नहीं एंटर कर रहा है। तीसरी ड्रग आती है बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन का यूज़ ये आ रहा है कि बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वेसाइकल्स को बॉटम से इतना टाइटली होल्ड कर लेता है कि ACH लीक नहीं हो पाता, ACH बाहर ही नहीं आ पाता, वेसाइकल बस्ट आउट नहीं हो पाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये 3 ड्रग्स एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अब आती हैं चौथा एंजाइम है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का काम होता है कि जब एसिटाइल को ACH आता है तो ACH एंजाइम को तोड़ता है, वापस कोलिन में कन्वर्ट कर देता है, तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में फिर से अवेलेबल हो जाता है। सो अगर हम एक ड्रग याद आती है फिजियोस्टैगमिन ड्रग अगर हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से ACH का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर आता है इसी के पास सब पार्ट डिवीजन में आ जाता है कॉलेजेनिक रिसेप्टर्स। कॉलेजेनिक रिसेप्टर्स का रोल बता दे रहे हैं। कॉलेजेनिक रिसेप्टर्स आर 2 टाइप्स, निकोटिनिक रिसेप्टर, मस्करैनिक रिसेप्टर। मस्करैनिक रिसेप्टर्स M1, M2, M3, M4, M5. M1, M2, M4, M5 all are present in brain also, but basically M1 is generally present in stomach, M2 is generally present in heart and M3 is present in all other organs, means GIT हो गया, ब्लैडर हो गया एंड ऑल। तो कहते हैं ना पहले खाओ, दिल लगाओ, उसके बाद बाकी काम करो। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर जनरली NN and NM टाइप। NN मतलब न्यूरॉन्स एंड न्यूरॉन्स मीन्स गैंग्लिया टाइप, न्यूरॉन्स एंड मसल्स मीन्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो इसमें बेसिकली एक बात होती है न्यूरोमस्कुलर में NM टाइप में कि ये ऑलवेज ऑप्टिमम रेंज पे ही वर्क करेगा। इसको अगर कम रेंज मिलेगी देन इट विल नॉट वर्क, अगर ज़्यादा रेंज मिलेगी देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं निकोटिनिक। अपन निकोटिनिक पढ़ रहे हैं, सॉरी निकोटिनिक बोल रहे हैं, अपन कॉलेजेनिक पढ़ रहे हैं। तो ड्रग्स जो इंटरफेयर करती है कॉलेजेनिक पार्ट में। सो हियर वेट, सो ड्रग्स हैं जो कॉलेजेनिक सिस्टम को इंटरफेयर कर रहे हैं, या तो वो स्टिमुलेट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक को, या तो इनएक्टिवेट करेंगे, या डीएक्टिवेट करेंगे, या इनहिबिट करेंगे। तो जो इनहिबिट करेगी या डीएक्टिवेट करेगी वो लाइटिक पैरासिम्पैथेटिक लाइटिक सिस्टम या पैरासिटामोल लाइटिक ड्रग्स। जो एक्टिवेट करेगी तो मिमेटिक्स ड्रग्स, मिमिक्री टाइप कर रही है, जो कॉपी कर रही है उसकी, जो बेनिफिट दे रही है, स्टिमुलेट कर रही है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिमेटिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट बेस्ड अपॉन इस एक्शन। देयर आर 2 टाइप, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सो डायरेक्टली देखते हैं अपन, वेट जस्ट, हाँ डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली पढ़ते हैं अपन, तो डायरेक्टली आर देयर ऑफ मैनी टाइप्स। जनरली डायरेक्टली अगर हम ACH भी यूज़ कर सकते हैं एज आई ड्रॉप। फिर आता है बेथेनिकोल, फिर आता है मिथाकोलिन, बार्बाकोल और पिलोकार्पिन। तो जो बेथेनिकोल होता है सब में इसमें डायरेक्टली जो भी आती हैं ड्रग्स सब में कोलिन वर्ड आता है, ए कोल, ए कोलिन, ए कोल। इसमें उल्टा देख लें, ए कोल, सब में एक कोलिन वर्ड आता है। तो जनरली जो बेथेनिकोल आता है, B फॉर ब्लैडर, B फॉर बेथेनिकोल। तो ब्लैडर मीन्स M3 रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करती है, मेथेनिकोल M2 रिसेप्टर्स जो कि M फॉर मेथेनिकोल कोलिन और M से मायोकार्डियम, तो M2 रिसेप्टर्स एक्टिव। और पिलोकार्पिन जनरली P फॉर प्यूपिल, P फॉर पिलोकार्पिन जनरली ग्लूकोमा पे वर्क करती है, M3 टाइप के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है। दीज आर ऑल डायरेक्टली। लेट्स स्टार्ट नो इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली 2 टाइप की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब डायरेक्टली तो डायरेक्टली जाके एसिटाइलकोलिन पे एक्ट करेगा, या तो सिक्रेशन कम कर देगा, या तो सिक्रेशन बंद कर देगा, या तो बढ़ा देगा। इनडायरेक्टली क्या करेगी कि जो एस्टरेज एंजाइम होता था, जो ACH को तोड़ता था, उसको ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से ACH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा।
तो रिवर्सिबल, अगर रिवर्सिबल मोड से कर रही हैं ACH एंजाइम को तोड़ रही हैं देन रिवर्सिबल, अगर इरिवर्सिबल परमानेंट डैमेज कर रही हैं एस्ट्रेज एंजाइम को देन इरिवर्सिबल। देयर इज अ लॉस इन परमानेंट, अगर इसको लगातार डैमेज करेंगे तो एक टाइम एस्ट्रेज एंजाइम खत्म हो सकता है, जिससे सीवियर डेफिशिएंसी होती है। बट दीज ड्रग्स को कॉमनली हम यूज़ नहीं करते हैं। इरिवर्सिबल ड्रग जो होती हैं मालाथियोन होती हैं, पैराथियोन्स होती हैं, जनरली यूज़ भी नहीं आती हैं, ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं, अपन जनरली रिवर्सिबल पे कंसंट्रेट करते हैं। तो रिवर्सिबल ड्रग्स जो होती हैं, जो रिवर्सिबल एस्ट्रेज होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, या तो वाटर सोल्यूबल है, एक लिपिड सोल्यूबल है, जनरली बेस्ड अपॉन इट्स नेचर। जो लिपिड सोल्यूबल है फाइजोस्टैगमिन होता है, फाइजोस्टैगमिन जो ड्रग है वो जनरली लिपिड सोल्यूबल होती है। सेकेंडरी वो वाटर सोल्यूबल है वो नियोस्टैगमिन होती हैं। अब क्या डिफरेंस आता है, लिपिड सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल है तो हम डायरेक्टली ओरली ले सकते हैं, हम इसको ओरली नहीं ले सकते हैं, और ओरली लेंगे तो GIT से ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर जाती है, प्लस आई में ग्लूकोमा को अफेक्ट करती है, ग्लूकोमा ट्रीटमेंट के लिए वर्क करती है। अब ग्लूकोमा ऊपर भी यहाँ पे भी पढ़े थे अपन पेलियोकार्पिन पे, और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, बट हमें याद रखना है कि इनडायरेक्टली वर्क करती है, डायरेक्टली वर्क करती है। मोड ऑफ एक्शन सेम है बट मीडियम डिफरेंट है। तो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल पे अपन आते हैं। वाटर सोल्यूबल जो होती है ना ही GIT क्रॉस कर सकती है, जाकि आईज में डायरेक्टली डाल सकते हैं, ना कि ब्लड ब्रेन, तो इसको IV हम इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्ट किया जाता है। सो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिपिड सोल्यूबल से, फिजियोस्टैगमिन में। फिजियोस्टैगमिन का रोल कहाँ से आता है? फिजियोस्टैगमिन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर ईजिली क्रॉस कर जाती है, अपन ने कहा एक वर्ड आता है एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन एक सब्सटेंस है जो कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को डायरेक्टली ब्लॉक कर देता है। वो M1 M2 M3 नहीं देखता है, केवल मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, निकोटिन को रिसेप्टर्स को नहीं ब्लॉक करता। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर मस्क्रेनिक ये क्या कहते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग है तो हम उसको फिजियोस्टैगमिन दे देंगे, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो फिजियोस्टैगमिन ड्रग है ये 50% क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर करती है, 50% सुपरफिशियल या फिर पेरिफेरल फंक्शन शो कर जाती है। बट जनरली हम एट्रोपिन पॉइजनिंग में फिजियोस्टैगमिन ड्रग दे सकते हैं। इसमें एक वर्ड आता है, टर्मिनोलॉजी अपन पढ़ते हैं। जैसे सपोज ये ब्रेन है हमारा, ब्लू वाला पोर्शन, ब्रेन के अंदर एक पार्ट है छोटा सा, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेंटर, तो ME फॉर मेमोरी, जो बेसल न्यूक्लियस का होता है उसके ME मीन्स मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो इस पोर्शन में ACH रिसेप्टर से सेव रहते हैं। अगर ACH डिजेनरेट कर जाएंगे तो कह सकते हैं हम अगर कि बंदे की मेमोरी कम है, बंदा वीक हो रहा है मेमोरी वाइज, और इसी कंडीशन यही डिसीज़ को बोलते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया या सेनाइल डिमेंशिया। सेनाइल मीन्स सीनियर एज, डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। ये जनरली मोर देन 60+ ईयर एज को होता है। लेकिन होता क्या है, इसमें ड्रग जो दिया पहले जो देते थे वो फिजियोस्टैगमिन देते थे, फाइजोस्टैगमिन देते थे। क्यों फाइजोस्टैगमिन का फिर लेकिन एक नेगेटिव फीडबैक था कि 50% ब्रेन जाती थी, यहाँ तो 50% इफेक्ट करती थी, लेकिन 50% ये N और M दोनों रिसेप्टर्स में एक्ट करती थी, तो मस्कुलर एक्टिविटी को हाइपर एक्टिव करती थी, जिसमें साइड इफेक्ट दिखते थे। फॉर एग्जाम्पल M1 स्टमक के था तो एसिडिटी शो करता था, हार्ट में ब्रीथनेस शॉर्ट कर देता था, हार्ट रेट कम करता था। M3 जो था जो एटॉनिक ब्लैडर, सलाइवा सिक्रेशन ये सब में हेल्प करता था, तो इसको हाइपर सिक्रेट कर देती थी। तो इसकी वजह से नाउ डेज जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो रिवास्टैगमिन है, राइवास्टैगमिन ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है। नाउ वी कमिंग टू द टॉपिक वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल की 3 ड्रग आती है, इस जिसके निमोनिक्स अपन जनरली याद कर सकते, पेन से याद करते हैं, नियोस्टैगमिन, पायरिडोस्टैगमिन एंड एरिडोफोनियम। तो जैसे सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का, उसके NM मतलब न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स ब्लॉक हैं, तो उसके अंदर मसल वीकनेस है। हमने कहा NM के लिए ऑप्टिमम ही होगा तभी वर्क करेगा, अगर ऑप्टिमम से कम है, ऑप्टिमम से ज़्यादा है तो वर्क नहीं करेगा, साइड इफेक्ट शो करेगा। तो अगर इन केस अगर ये कम है तो मसल वीकनेस, अगर ये ज़्यादा है तो कोलोजेनिक क्राइसिस शो करेगा, NM ज़्यादा है तो फिर मसल वीकनेस है। तो सबसे पहले चॉइस ऑफ ड्रग जो देते हैं एंडोफोबियम देते हैं।
तो एंडोफोनियम का क्या यूज़ होता है कि अगर ये सबसे बेस्ट ये है, ये जो ड्रग है ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये 10 मिनट्स के लिए केवल एक्ट कर पाती है। ये ड्रग जो होती है ये शॉर्ट एक्टिंग है, केवल 10 मिनट्स के लिए एक्ट करती है। और 10 मिनट्स एक्ट करने का बेनिफिट ये है कि ये डिसीज डायग्नोसिस में हेल्प कर जाती है। अगर माइस्थीनिया ग्रेविस है तो ये इंप्रूव, अगर ये ड्रग दिया है माइस्थीनिया ग्रेविस है, इंप्रूव कर देगी ये कंडीशन। अगर नहीं हुआ तो और वर्स कर देगी, लेकिन वर्स करिए केवल 10 मिनट्स तक, तो पहचान सकते हैं हम कि ये डिसीज़ है या फिर ये डिसीज़ है, इस कंडीशन से ये मसल वीकनेस है या इस कंडीशन से मसल वीकनेस है। तो अगर पेशेंट का कंफर्मेशन हो जाता है कि उसके अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस है, देन ड्रग ऑफ चॉइस यही दोनों दी जाएंगी, नियोस्टैग्मिन देगी, पाइरोडोस्टैग्मिन देगी। पाइरोडोस्टैग्मिन लॉन्ग लास्टिंग होता है, उतनी नहीं होती है। तो जो नियोस्टैग्मिन होती है, जैसे नियोस्टैग्मिन हम किसी भी पेशेंट को दे दिए, नियोस्टैग्मिन हमने बताया कि एन रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट करेगी, एम रिसेप्टर्स को भी एक्टिवेट, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ड्रग स्पेसिफिक, रिसेप्टर स्पेसिफिक नहीं है। तो एन रिसेप्टर्स को भी पॉट फीडबैक देगी, तो एनएम को जब देगी तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस को ठीक कर देगी, बट एम और M2 M3 को देगी तो साइड इफेक्ट शो करेगा। इसकी वजह से नियोस्टैग्मिन के साथ साथ एट्रोपिन भी साथ में देते हैं ताकि इस रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर दे और कंडीशन ये बैलेंस हो जाए। सेकंड आता है इसका एग्जांपल कोबरा बाइट। कोबरा बाइट जैसे एग्जांपल करैत हो गया, वाइपर हो गया, कोबरा हो गया, एक्सेट्रा, मैनी स्नेक्स आर देयर। जो भी स्नेक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं एनएम रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से ड्रग देते हैं नियोस्टैग्मिन प्लस एट्रोपिन देते हैं मसल वीकनेस, क्योंकि ये ब्लॉक करेगा तो मसल वीकनेस होगी, तो ड्रग ऑफ चॉइस ये होता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं दिया हुआ है, पूछा एग्जाम में, तो ड्रग ऑफ चॉइस केवल एंटीवेनम होता है। ये केवल एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है एंटीवेनम होती है। और सेकेंड चीज जो नियोस्टैग्मिन है, जो नियोस्टैग्मिन ड्रग है, द ड्रग इज यूज्ड एज अ रिवर्सल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर रिसेप्टर्स। अब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑपरेशन है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है और पेशेंट के अंदर मसल वीकनेस है, मसल इनएक्टिवेशन चल रहा है, तो अपन ड्रग ऑफ चॉइस ये भी दे सकते हैं। बट एट्रोपिन उस कंडीशन में नहीं देंगे जिस कंडीशन में अगर पोस्ट ऑपरेशन हुआ होगा मस्कुलेनिक ऑर्गन्स का, रिसेप्टिंग ऑर्गन का, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स का किसी का पोस्ट ऑपरेशन होगा, तो हम मस्कुलेनिक रिसेप्टर के साथ तो पर एट्रोपिन नहीं दी जाएगी। सेकंड आता है ACH। अपन ने कहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेंजरस क्यों है, क्योंकि इरिवर्सिबल है, ये डिजेनरेट करेगा, ACH को बढ़ा देगा। ACH अगर एक्सेस में बढ़ेगा तो मसल वीकनेस यहाँ से एक्सेस शो करेगा, ये M2 M3 को बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से HCl सिक्रेशन बढ़ेगा स्टमक में, BP कम होगी, HR कम होगी, ये एक डिसीज़ कॉज करेगा, कंडीशन, क्लिनिकल कंडीशन कॉज करेगा, पिन पॉइंट पीपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्दर ओवर स्टिमुलेशन से कोई भी पेशेंट कोमा में जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक माई वीडियो।